एक पिता का फैसला। रिया अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर कह रही थी, क्या बताऊँ मम्मी, आजकल तो बासी कड़ी में भी उबाल आया हुआ है। जब से पापा जी रिटायर हुए हैं, दोनों लोग फिल्मी हीरो हीरोइन की तरह दिन भर अपने बगीचे में ही विराजमान रहते हैं। न अपने बालों की सफ़ेदी का लिहाज है, ना बहू बेटे का। इस उम्र में दोनों मेरी और श्याम की बराबरी कर रहे हैं। ठीक है माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। शायद सासू माँ आ रही हैं। सासू माँ बहू की बातें कमरे के बाहर सुन ली थी, पर नज़रअंदाज करते हुए खामोशी से चाय रिया को दे दी। सासू माँ रिया को चाय देने के बाद पति देव प्रभात जी के लिए चाय ले जाने लगी। ऐसा देखकर बहू रिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर सासू माँ गायत्री जी समझदारी दिखाते हुए बहू की इस नाजायज हरकत को नज़रअंदाज करते हुए सिर झुकाए वहां से निकल गई। पति के रिटायर होने के बाद कुछ दिन से उनकी यही दिनचर्या हो गई थी। आजकल सासू माँ अपने पति देव प्रभात जी को उनकी इच्छा अनुसार अच्छे से तैयार होकर अपने घर की सबसे खूबसूरत हिस्से में अपने पति देव के साथ झूले में बैठकर उनको कंपनी देती थी। गायत्री जी ने सारी उम्र तो अपने बच्चों के लिए लगा दी थी। कोठुनुमा घर प्रभात और गायत्री का सपना था, जो उन्होंने बड़ी मेहनत से साकार किया था। इतने अच्छे वातावरण में वहां पर लगा झूला मन को असीम शांति प्रदान करता। पहले वह और प्रभात इस मनमोहक जगह से कम समय के लिए ही बैठ पाते थे। गायत्री अनमनी होती तो प्रभात जी बड़े जिंदा दिल शब्दों में कहते, पार्टनर, रिटायरमेंट के बाद दोनों इसी झूले पर साथ बैठेंगे और खाना भी साथ में ही खाएंगे। आपकी हर शिकायत हम दूर कर देंगे। फिलहाल हमें बच्चों के लिए जीना है। बच्चों के करियर पर बहुत कुछ बलिदान करना पड़ा। खैर, अब बेटा अच्छी नौकरी में था और बेटी भी अपने घर की हो चुकी थी। रिटायरमेंट के बाद घर में थोड़ी रौनक होने लगी थी। प्रभात जी को भी घर में रहना अच्छा लग रहा था। पहले तो बड़े पद पर थे, तो कभी उनके कदम घर में टिकते ही नहीं थे, लेकिन उनकी बहू रिया अपने पति को उसके माता पिता के लिए ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसने उस कोने के बगीचे से छुटकारा पाने के लिए श्याम को एक रास्ता सुझाते हुए कहा, क्यों ना हम बड़ी कार खरीद लें श्याम। श्याम थोड़ा चिंतित स्वर में बोला, आइडिया तो अच्छा है, पर रखेंगे कहाँ? एक कार रखने की ही तो जगह है घर में। रिया बोली, जगह तो है ना, वो गार्डन तुम्हारा जहाँ आजकल दोनों लवर्स बैठते हैं। श्याम गुस्से से बोला, थोड़ा तमीज से बात करो। लेकिन फिर भी रिया ने अपने पति को पापा जी से बात करने का मन को मना लिया। अगले दिन श्याम कुछ कार की तस्वीरों के साथ शाम को अपने पिता के पास गया और बोला, पापा, मैं और रिया एक बड़ी गाड़ी खरीदना चाहते हैं। प्रभात जी ने कहा, पर बेटा, एक बड़ी गाड़ी तो घर में पहले ही है, फिर उस नई गाड़ी को रखेंगे कहाँ? ये जो बगीचा है यही गैरेज बनवा लेंगे। वैसे भी रिया से तो इसकी देखभाल होने से रही, और मम्मी कब तक देखभाल करेंगी? इन पेड़ों को कटवाना ही ठीक रहेगा। वैसे भी ये सब जड़ें मजबूत कर घर की दीवारें कमज़ोर कर रहे हैं। यह सुनकर गायत्री तो वही कुर्सी पर सीना पकड़कर बैठ गई। प्रभात जी ने गुस्से को काबू में करते हुए कहा, मुझे तुम्हारी माँ से भी बात करके थोड़ा सोचने का भी मौका दो। क्या पापा, मम्मी से भी क्या पूछना? वैसे भी इस जगह का इस्तेमाल भी क्या है? श्याम थोड़ा चिड़चिड़ाकर बोला, आप दोनों दिन भर इस जगह बगैर कुछ सोचे समझे, 4 लोगों का लिहाज किए बगैर साथ में बैठे रहते हैं। अब आप दोनों बच्चे तो नहीं हो, लेकिन आप दोनों ने दिन भर झूले पर साथ बैठे रहने का रिवाज बना लिया है
और यह भी नहीं सोचते चार लोग क्या कहेंगे। इस उम्र में मम्मी के साथ बैठने के बजाय आप अपनी उम्र के लोगों में उठा बैठे करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ना कि ये सब। और वह दनदनाते हुए अंदर चला गया। अंदर रिया की बड़बड़ाहट भी जारी थी। प्रभात जी कड़वी सच्चाई का एहसास कर रहे थे, पर आज की बात से तो उनके साथ गायत्री जी भी सन्न रह गई। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर दोनों का दिल भर आया था और टूट भी चुका था। रिटायरमेंट को अभी कुछ ही समय हुआ था, जो थोड़ा सुकून से गुजरा था। पहले की जिंदगी तो भागम भाग में ही निकल गई थी, बच्चों के लिए सुख साधन जुटाने में। प्रभात जी आज पूरी रात कुछ सोचते रहे, कुछ समझते रहे और कुछ योजना बनाते रहे। लेकिन जब वे सुबह उठे तो बड़े शांत और प्रसन्न थे। वे रसोई में गए और खुद चाय बनाई। कमरे में आकर पहले कप गायत्री को पकड़ाया और दूसरा खुद पीने लगे। गायत्री ने पूछा, आपने क्या सोचा? प्रभात जी बोले, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम बस धीरज रखो। पर हद से ज़्यादा निराश गायत्री उस दिन पौधों में पानी देने भी ना निकली और ना ही किसी से कोई बात की। दिन भर सब सामान्य रहा, लेकिन शाम को अपने घर के बाहर टू लेट का बोर्ड टंगा देख श्याम ने भौचक्के स्वर में प्रभात जी से प्रश्न किया, पापा, माना कि घर बड़ा है, पर ये टू लेट का बोर्ड किस लिए? अगले महीने मेरे स्टाफ के मिस्टर शर्मा रिटायर हो रहे हैं, तो वह इसी घर में रहेंगे, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर दिया। हैरान श्याम बोला, पर कहाँ? तुम्हारे पोर्शन में, प्रभात जी ने सामान्य स्वर में उत्तर दिया। श्याम का स्वर अब हकलाने लगा था, और हमने तुम्हें इस लायक बना दिया है, 2-3 महीने में कोई फ्लैट देख लेना या कंपनी के फ्लैट में रह लेना अपनी उम्र के लोगों के साथ। प्रभात एक एक शब्द चबाते हुए बोल रहे थे, हम दोनों भी अपनी उम्र के लोगों में उठे बैठेंगे। तुम्हारी माँ की सारी उम्र लोगों का लिहाज करने में निकल गई, कभी बुजुर्ग तो कभी बच्चे। अब लिहाज की सीख तुम सबसे लेना बाकी रह गई थी। श्याम सर झुकाकर बोला, पापा, मेरा वह मतलब नहीं था। नहीं बेटा, तुम्हारी पीढ़ी ने हमें भी प्रैक्टिकल बनने का सबक दे दिया। जब हम तुम दोनों को साथ देखकर खुश हो सकते हैं, तो तुम लोगों को हम लोगों से दिक्कत क्या है? इस मकान को घर तुम्हारी माँ ने बनाया, यह पेड़ और इनके फूल तुम्हारे लिए मांगी गई तो ना जाने कितने मनौतियों के साक्षी हैं। तो यह अनोखा कोना छीनने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगा। पापा, आप तो सीरियस हो गए। श्याम के स्वर अब नर्म हो चले थे। ना बेटा, तुम्हारी माँ ने कितने कष्ट सहकर, कितने त्याग करके मेरा साथ दिया। आज इसी के सहयोग से मेरे सर पर कोई कर्ज नहीं है, इसलिए यह सिर्फ कोना ही नहीं, पूरा घर तुम्हारी माँ का ऋणी है। घर तुम दोनों से पहले उसका है, क्योंकि जीभ पहले आती है, ना कि दांत। बाप की बात सुनकर बेटे का सर शर्म से झुक गया।